सुहेल साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो मौजूदा हिकमत अमली केस को? आप समझते हैं कि जिस तरह से अभी जा रहे हैं उससे तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, और हासिल क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। कोई इनकी मेरा ये ख्याल है कि जो भी इनको मशवरा दे रहा है या गाइड कर रहा है उससे तो तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मुझे शदीद हमदर्दी है तहरीक इंसाफ के उन लोगों से, करोड़ों लोगों से जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं और वो मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते हैं, पॉजिटिव तब्दीली चाहते हैं, सियासी तब्दीली चाहते हैं, जमहूरी तब्दीली चाहते हैं। लेकिन तशद्दुद के ज़रिए तब्दीली नहीं आती। मुझे आज ये उनका दोबारा ऐलान जो उन्होंने किया कि मैं फिर आऊँगा, मुझे याद आया कि एक ज़माने में जब ये 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है, तो आप याद करें कि उस करारदाद पाकिस्तान से चंद दिन ही पहले खाकसार तहरीक का यहाँ एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। और वो इज्तिमा ये हुआ कि बाकायदा अल्लामा मशरकी के लोगों ने बेलचों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिसमें अल्लामा मशरकी के बेटों समेत लोग शहीद हुए। और उस वक्त अल्लामा मशरकी जो थे वो शोहरत की बुलंदियों पर थे। और उसके सिर्फ 2-4 दिन के बाद जो था करारदाद पाकिस्तान की जो इजलास था वो होना था मुस्लिम लीग का। तो अलामा एक जो हजरत कायदे आजम है वो पहले उतरे और वो सीधे जाके उनकी जख्मियों की उन्होंने इयादत की। और उसके बाद वो इतना बड़ा इज्तिमा जो है हजारों लोगों का वो मीनार पाकिस्तान पे हुआ। लेकिन उसी दिन जब ये काम हुआ और उससे पहले 19 मार्च को ये वाकया हुआ था तहरीक खाकसार तहरीक का, उसके बाद से खाकसार तहरीक जो है वो रूबा जवाल हो गई। और उसके बाद कभी भी खाकसार तहरीक जो है वो उठ नहीं सकी। अल्लामा मशरकी ने एक और दफा अल्लामा एक मशरकी जो थे वो कैम्ब्रिज के ट्रॉय पास, यानी उस वक्त के सबसे काबिल तरीन मुसलमान थे। और सारा जो थे लोग खाकसार तहरीक की जो थी वो तूती बोलता था, लोग उन्हें बेलचे उठाए होते थे, सारे शहरों में फिरते थे। तो वो इस एक वाक्य से उनका ऐसा जवाल शुरू हुआ कि फिर एक दफा फिर अल्लामा मशरकी ने कॉल दी और उन्हें कहा कि अगर इतने लाख लोग ना आए ना तो मैं तहरीक खाकसार खत्म कर दूंगा। और बदकिस्मती ये हुई या इत्तेफाक ये हुआ या उनकी स्ट्रेटेजी इस तरह नाकाम हुई कि वो लोग ना आए। और फिर खाकसार तहरीक जो है आज कहीं तारीख के कागजों में तो मौजूद है, हमें नजर नहीं आती। तो इस तरह के जो पुरतशद्दद चीजें होती हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। तो और वो जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रेटेजी थी बिल्कुल पुरअमन, बिल्कुल जो है वो जवाब में अंग्रेज से उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, सिवाय तहरीक नजात के चंद दिन तहरीक चलाई, बाकी सारा उनका पुरअमन सियासी कैरियर है। तो इससे ये सोचना चाहिए, इस मिसाल से मैं ये कहना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ का रियासत से जो लड़ने का मंसूबा है इसको दफन कर देना चाहिए। पुरअमन सियासी जद्दोजहद, और अब वो भी इलेक्शन के बाद पार्लियामान के जरिए जोर दें, उससे आपको नतायज मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, फिर सड़कों पे आ गए हैं। और फिर सड़कों पे जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बार बार उसको शिकस्त हो रही है। तो दुनिया भर में जो अच्छी सियासी पार्टियां होती हैं वो अपनी एक गलती पर अपनी इस्लाह करती हैं, उस पर सोचती हैं। लेकिन 9 मई से मुसलसल ये वाकयात हो रहे हैं और कोई सोचने को तैयार नहीं, कोई तहरीक इंसाफ में खान साहब से जाके किसी की जुर्रत ही नहीं है वो ये कह दे कि ये पॉलिसी गलत है। तो अल्टीमेटली या तो ये हो कि आप इतने ताकतवर हो कि रियासत से टकरा के जीत जाए। वो तो हमने आज तक 75 साल में कोई देखा नहीं। रियासत इतनी ताकतवर होती है, रियासत के पास मोनोपोली होती है वायलेंस की, आप तो उसका मैच नहीं कर सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सारा मुल्क भी एक तरफ हो जाए तो रियासत जो है वो तगड़ी हो जाती है। तो इसलिए आपको
को अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर तब्दीली करनी पड़ती है, अपनी अंदर लचक लगानी पड़ती है, सियासी लोगों को साथ मिलाना पड़ता है, इत्तेहाद बनाने पड़ते हैं, आप कन्विंस करते हैं लोगों को, आप पार्लियामान में अपनी इखलाकी हैसियत इतनी मजबूत कर लेते हैं कि जो हुकूमत है उसको झुकना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सड़कों पे बेचारे वर्कर्स जो हैं वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, और बैरून मुल्क बैठे जो हैं लोग जिनकी कोई स्टेक नहीं है, जिनको यहाँ पे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उनकी फाइनेंशियल स्टेक है, ना उनकी फैमिलियां यहाँ हैं, वो लोगों को लड़ा के खुश हो रहे हैं कि पड़ जाए फौज को, पड़ जाए रियासत को, तबाह कर दें, आज इनकलाब आने वाला है। तो रोज रात ये इनकलाब लाने की स्ट्रेटजी बनाते हैं और सुबह जब आंख खुलती है तो इनकलाब नहीं आया होता। तो मेरा ख्याल है कि इससे हमें, मुझे तो जाती तौर पे ये नुकसान है कि एक मुल्क की सियासी जमात का नुकसान जो है वो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की आरजुएं होती हैं, उसमें ख्वाहिशें होती हैं, उसको नुकसान पहुंचेगा तो पाकिस्तान को पहुंचेगा, रियासत को पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी को जब नुकसान पहुंचा था तो रियासत कमजोर हुई थी, चारों सूबों की जंजीर कमजोर हुई थी, नून को कमजोर हुई थी, तो पंजाब में लोगों की दिलचस्पी खत्म हुई थी। अब तहरीक इंसाफ कमजोर होगी तो उससे लोगों का जमहूरियत पर जो एतमाद है वो कमजोर होगा। तो ये ऐसी क्यों स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जिससे लोग जो है एलियनेट हो रहे हैं और जो है रोज बरोज तहरीक इंसाफ जो है और नए क्राइसिस का शिकार हो रही है। इरशाद भट्टी साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अगर ऐसा है तो कौन मशवरे दे रहा है, और क्या ये जो सारी की सारी हिकमत अमली और मशवरे जिसके भी कहने के ऊपर हो रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्चुअली नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले चूंकि आपने मेरे प्यारे ख्वाजा साहब का नाम लिया है, तो ख्वाजा साहब के मुताबिक इस वक्त इनकी गुड्डी हवाओं में है जबकि पीटीआई का बू काटा हो चुका है। बो काटा। तो ऐसा करते हैं ख्वाजा साहब, मेरे प्यारे ख्वाजा साहब, अपनी सियालकोट की सीट छोड़ें और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें और रेहाना डार साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ लें। यकीन करें ख्वाजा साहब, अगर आपका मोए मोए ना हो गया तो फिर मुझे जो सज़ा आप देना चाहें दे लीजिएगा। और वैसे भी ख्वाजा साहब, आप जब सीना चौड़ा करके तकरीरें फरमा रहे होते हैं, टीवी चैनलों पर महफिलें लूट रहे होते हैं और असम्बलियों में खड़े होकर ताने मेने दे रहे होते हैं, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि रेहाना डार साहिबा क्या सोचती होंगी कि या फिर नवाज शरीफ साहब को देखकर यास्मीन राशिद साहिबा और ख्वाजा साहब को देखकर रेहाना डार साहिबा, यानी हमने अपनी माओं को भी नहीं बख्शा। और ये रस्म तब चली थी मैडम शेख जब फील्ड मार्शल ने मादरे मिल्लत जिनको हम कहते हैं, कौम की माँ, उनको धांधली से हराया था। तब से माओं को धांधली से हराना या मामूल बन गया है। अब आ जाइए सवाल पे मैडम शेख। मैडम शेख, जिस तरह इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब, अब गौर से सुनिएगा, ये मेरी राय है, ये ना कहिएगा कि ये खबर है, फिर आप मुझे कभी मेरी राय को खबर बना देती हैं, खबर को मेरी राय बना देती हैं और मैं फिर दरमियान में सफाइयाँ देता बूढ़ा हो गया हूँ। मैडम शेख, जिस तरह इमरान खान इंश्योरेंस पॉलिसी हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीगियों के लिए, यानी इमरान खान, अगर आप देखें पूरी सियासत इमरान खान की 28 साल की, कमाल की सियासत है, अनथक आदमी है, नडर आदमी है, मजबूत असाब का आदमी है और डटा रहने वाला आदमी है। उसके फैसलों से आप उसके बाकी चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कमाल का आदमी है। ना प्लेटलेट्स कम होते हैं, ना अस्पताल जाता है, ना बाहर जाता है, ना कहीं डीलों की पड़ता है, ना कहीं इधर उधर भागता है। तो ये, लेकिन इमरान खान इंश्योरेंस पॉलिसी हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। अगर हुकूमत जाने के बाद मैडम शेख, जब हुकूमत इमरान खान हुकूमत गई थी, थोड़े से सब्र के साथ इमरान खान रवायती सियासत कर लेते तो आज ना सिर्फ हुकूमत में होते बल्कि आज पंजाब, मरकज़, केपी, आज़ाद कश्मीर, जीबी में इमरान खान की हुकूमतें होती। अगर इमरान खान फ़ौज से ना लड़ते और चमुखी लड़ाइयाँ ना लड़ते, असम्बलियों से ना निकलते, अपनी हुकूमतें ना तोड़ते, तो आज ख्वाजा साहब एंड कंपनी तकरीबन सिमट समटा कर एक कोने में पहुंच चुकी होती। लेकिन मैडम शेख, यही बात नहीं रुकती। जिस तरह इमरान खान इंश्योरेंस हैं इन लोगों के लिए, इसी तरह ख्वाजा एंड कंपनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इमरान खान की।
अच्छा, आज हम मैडम शेख माना इमरान खान जेल में है, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। 3.25 सालों से मारे खा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मारे खा रही है कुछ अपने गलत फैसलों से, कुछ हालात के जबर से, कुछ अपने अंदर ब्रूटस और रांग नंबरों से, और कुछ इमरान खान साहब के फ्रंट फुट मिजाज की वजह से। मगर याद रखिएगा, ये जब भी आप टीवी चैनलों पर मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इसाक डार साहब, आसफ अली जरदारी साहब को देखते हैं, तो मुझ समेत बहुत सारे लोग इनों का वो जो पैकेट पूरा पिए तो फिर भी हजम नहीं हो पाते। तो याद रखिएगा, ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी है इमरान खान की। जब तक ये जिंदा, इमरान खान जिंदा रहेगा, जब तक ये जिंदा ताबिंदा हैं और अपनी वारदातें करते रहेंगे, इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पे रहेगा। जब तक ये जिनकी पॉलिसियां, इनकी चीज़ें चलती रहेंगी, इमरान खान को लोगों के घरों में रहेगा, दिलों में रहेगा। इमरान खान हुकूमत, आपको याद होगा मैडम शेख, आखिरी दिन थे, कोई 17 के करीब ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार चुकी थी, और सूरत हाल ये थी कि जब हम अगले इलेक्शन की तरफ देखते थे तो हमारे बहुत सारे, सलीम साफ़ी साहब के साथ भी बैठकर बहुत सारे हमारी महफिलें होती थी, जिनमें कोई 10 बंदे नहीं जीतने वाले हमें मिलते थे इलेक्शन, अगले इलेक्शन में, और लगता था कि कोई इनकी टिकटें लेने वाला नहीं होगा। लेकिन फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह आए और इमरान खान फिर शोहरत की बुलंदियों पर। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है मैडम शेख के पार्टी में इख्तलाफात हैं, और अब जो एक नई कार्रवाई या नई वारदात डली है, वो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी देर में संभलती है ये देखना है। वो ये है कि इमरान खान को पार्टी से या काटना। अब 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी है। सेकंड टीयर में अलीमा खान है, वो भी अंदर हैं। थर्ड टीयर में बैरिस्टर गौर और बाकी लोग हैं। बैरिस्टर गौर जख्मी दिल के साथ हैं, दुखी दिल के साथ हैं कि मुझे इमरान खान ने बुज़दिल कहा और कहा कि इसे हटा दो। तीसरे नंबर पर हैं शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान। उनको दुख है कि हमें पार्टी में वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए। और एक तरफ अल्लाह शेर अफजल मरवत साहब को सेहत दे, उनका कोरोना लंबा होता जा रहा है। तो तीसरी तरफ हैं अली अमीन गंडापुर साहब और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये डबल विकेट खेल रहे हैं, और कुछ बरूटस और कुछ रांग नंबर हैं। तो अब ये जो मुसलसल लड़ाई है, इससे इनकी जो सियासी स्पेस कम हुई है, एक एक बंदे पर 40-40 मुकदमे हैं, मुसलसल थके हुए हैं, मुसलसल गलत फैसले किए। तो यानी आप सोचिए, जल से जलूस और इhtजाज तो होते हैं, लेकिन मुसलसल जल से जलूस और इhtजाज। तो इस वजह से इस वक्ती तौर पर, यह वक्ती है क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का नाम है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो लिहाजा अभी वक्ती तौर पर ऐसा लग रहा है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान से बाहर जाने वाले तहरीक इंसाफ ने एक पहले भी बताया था, ट्रेंड चला रहे हैं, इमरान खान जाने या अवाम जाने। मतलब उनको, वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि आपने इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपा। तो ये वक्ती है। इमरान खान साहब का जिस दिन बयान सामने आ गया, जिस दिन उन्होंने कुछ लोगों के बारे में फरमा दिया, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर ख्वाजा साहब को कहना है हौसला रखें, कहीं बेध्यानी में पार्टी के अंदर से पार्टी वाले ट्रेंड चला रहे हैं कि खान साहब और सिर्फ अवाम, दरमियान में पार्टी ने ही खान साहब की। जी ये क्या बात हुई? जी मैंने आपको तीन बताए हैं ना। एक तो वो बताया जो थोड़ा सा दुखी बैठा है, इससे तो नुकसान नहीं होगा, इससे तो अजीब सा होगा कि जी पूरी पार्टी खान साहब के अलावा, अगर जैसे अब खान साहब से राब्ता नहीं हो रहा तो फिर पार्टी कुछ है ही नहीं, सिर्फ खान साहब ही हैं। जी ऐसे ही है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है। ये जो ट्रेंड चल रहा है खान साहब के आशीर्वाद से चल रहा है या अपने तही कोई इसको लीड कर रहा है? नहीं अपने तही वो हैं जो खान साहब से जिनका ख्याल है कि हम हकीकी मोहब्बत करते हैं, वो चला रहे हैं। और जी वो कौन है सर? ये जो बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, बाहर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और जो अंदर हैं जो कहते हैं हम हकीकी तहरीक इंसाफ वाले हैं, वो। और मैंने आपको बताया ना जरा, यानी एक वो ग्रुप है जो ब्रूटस और रांग नंबर और मशकूक समझा जाता है, दूसरा वो है जो दुखी है कि हमें ओहदा नहीं मिला, और तीसरा वो है जो आप दुखी हो गए। आपको पता है ना, मुझे तो ये इतनी दावपेच समझ नहीं आती, हकीकी तहरीक इंसाफ कौन सी है अब, इसमें कौन कौन लीडरान है?
मैडम शेख, इमरान खान के बाद अगर किसी को ये दाव पेश समझ आते हैं तो वो आप हैं। ना सर, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ ये हकीकी तरीके इंसाफ कौन है, कौन कौन लीडर है इसमें? हकीकी मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अली मोहम्मद खान साहब समझते हैं कि वो हकीकी तरीके इंसाफ हैं। शहरियार अफरीदी समझते हैं कि वो हकीकी तरीके इंसाफ है। शहबाज गिल साहब हमारे बाहर से समझते हैं कि वो हकीकी तरीके इंसाफ है। शहजाद अकबर साहब समझते हैं कि वो हकीकी और ये सारे ट्रेंड चलवा रहे हैं पार्टी के खिलाफ। जी जी, और इसमें दुख ही है जो कुछ हुआ इhtजाज में, इसलिए वो कह रहे हैं अवाम जाने। और वो एक और अपील भी कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान को अकेले मत छोड़िएगा, कारकुनों को कह रहे हैं इन लोगों पे ना जाइएगा, इमरान खान के साथ खड़े रहिएगा।